चैप्टर शुरू करते हैं हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। पहले तो इसके नाम से ही समझते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे पहला वर्ड यूज हुआ दैट इज मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर एनी अकाउंट काइंड ऑफ थिंग हियर। स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में साफ साफ बोला क्या करना है आपको, एक स्टेटमेंट बनाना है। मतलब अकाउंट नहीं बनाना, तो डेबिट क्रेडिट नहीं करना, बात खत्म। स्टेटमेंट है। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज इट? तो स्टेटमेंट ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब दो चीजें होती है दोस्तों, याद रखना। फ्लो मतलब दो चीजें, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, ठीक है ना। इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, तो ये दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को। तो स्टेटमेंट है इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंसीडर करता है। फॉर व्हाट? किस चीज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो? कैश का। और यहाँ कैश का मीनिंग क्या है दोस्त, ध्यान से देखना। कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना। So what is cash flow statement? Cash flow statement is a statement which shows the inflows and outflows of cash and cash equivalents. Clear? पक्का? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो शो करता है इनफ्लो और आउटफ्लो किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। हर शब्द का मीनिंग है भाई, देखो इनफ्लो का तो ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो खत्म है, स्टेटमेंट खत्म, लेकिन कैश का मीनिंग और कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग आपको अलग से मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इतना मतलब तो समझ में आ गया कि क्या करना है यहाँ पे। क्या करना है हमें? स्टेटमेंट बनाना है। किस चीज का स्टेटमेंट? एक ऐसा स्टेटमेंट जो इनफ्लो और आउटफ्लो शो करेगा। किसका इनफ्लो और आउटफ्लो शो करेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो शो करेगा। ऐसे स्टेटमेंट को नाम क्या देंगे हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए जो सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे वो होगा इसकी मीनिंग का, तो वो मैं लिख देता हूं। मीनिंग क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement which shows inflow and what? Outflow of cash and cash equivalents for a given period of time. ठीक है इतना? It is a statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent for a given period of time. I hope that is okay. सर प्रॉब्लम इससे नहीं, प्रॉब्लम इससे है। देखो ध्यान से, ये कैश क्या होता है और ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब तो हमें पता चल गया, बाकी इनके बारे में बता दो। तो चलिए दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है हमारा क्या? कैश। What is the meaning of cash here? क्या लगता है कैश क्या होगा? देखो, it includes cash in hand and cash at बैंक। सर समझ नहीं आया, कैश का मतलब तो कैश इन हैंड अभी तक हम जानते थे, कैश इन बैंक कब से कैश बन गया? एक्चुअली बेटा कैश एट बैंक इज वेरी मच अवेलेबल विद यू टू बी यूज्ड एज यू हैव कैश इन हैंड।
जितना आपके पास कैश इन हैंड यूज करने की पॉसिबिलिटी, जितने इजीली आप यूज कर सकते हो, उतने इजीली आप कैश इक्विवेलेंट का यानी सॉरी कैश एट बैंक का भी यूज कर सकते हो। हाँ या ना? नॉट फॉर राइट नाउ, पहले से भी होता, चेक से पैसे निकालो आराम से यूज करो। मतलब फ्रीक्वेंट, इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा नहीं बायर सेलर या काइंड ऑफ ऐसी चीजें करनी है जहां पे तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने हो या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होना हो। बैंक में जो पैसा वो भी अपना ही पैसा, वो भी फ्रीक्वेंटली जहां चाहो वहां यूज कर लो, अकाउंट से ट्रांसफर कर दो, मतलब ठीक है, सिंपल है। पहले कम था, अब तो कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट हो गया है। अभी जब से ये डिमोनेटाइजेशन के बाद से जब ये डिजिटल इंडिया की बात करी गई, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा एक काम तो कर दिया कि डिजिटलाइजेशन इतना अच्छा कर दिया कि अभी आप लोग क्या करते हो, जेब में कैश कम कैरी करते हो और यूपीआई और वैलेट से पेमेंट ज्यादा करते हो, नहीं करते क्या? व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ पेमेंट राइट नाउ? क्या सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी जिंदगी में, आप बताओ। सबसे ज्यादा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब करते हो ना ज्यादातर। कैश पेमेंट कम कर दे, इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई ना, कि हम जो छोटे के चक्कर में रहते थे वो खत्म हो गया है ना। चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पेटीएम करो, है ना, है ना। तो डिमोनेटाइजेशन में तो दबा के पेटीएम ने बहुत पैसे कमाए, बहुत बड़ी कंपनी बन गई डिमोनेटाइजेशन के बाद से, बहुत अच्छा टर्नओवर हुआ था इसका। सो दैट इज द थिंग एक्चुअली। तो जो हम कैश इन हैंड और कैश इन बैंक की बात करते हैं उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रखते, इसलिए कैश का मतलब इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कभी भी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वेदर इट इज अ कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, तो ये कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा या कैश इक्विवेलेंट में? तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये कैश एंड बैंक को लोग क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। जी नहीं, ये कैश इक्विवेलेंट का नहीं, किसका पार्ट है? कैश का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है ध्यान से देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है क्या? कैश इक्विवेलेंस। नाउ व्हाट इज दैट? कैश इक्विवेलेंस क्या होता है? कैश के बराबर, मतलब कैश तो नहीं है, बट ये कैश के बराबर वैल्यू रखता है। इसके लिए वर्ड यूज करना है हाईली लिक्विड marketable securities which are ready to be converted into known amount of cash in a very short period of time. In a very short period of time. सिंपल समझो। और ये क्या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है? तो कहने के लिए जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? ये बेसिक अजम्पशन है बेटा, ऐसा कहीं किसी रूल में नहीं लिखा, बट दिस इज द बेसिक अजम्पशन कि कोई भी सिक्योरिटीज अगर 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्टेबल होगी तो हम जनरली उसे क्या मान लेंगे? कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे। देखो वर्ड क्या यूज होगा जनरली तुम्हें समझाने के लिए, ये जो हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये वर्ड यूज किया ना, तो कभी बोलेगा लिक्विड सिक्योरिटीज, कभी बोलेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कभी हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज। अगर जनरली ये शब्द यूज होते हैं तो ये क्या मान लोगे इसको आप? कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये अमाउंट, ये सिक्योरिटीज रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी ये बिक जाएंगे। अब हालांकि जब तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, 12th क्लास में जब इसको पढ़ा हुआ तो तुम्हें टीचर ने थोड़ा गड़बड़ कराया था, क्योंकि बुक में भी गड़बड़ था। वहां पे करंट इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट में रखा जाता था जनरली, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे डाउट्स लेकर आते कि मेरे टीचर ने तो सर ये बोला था, सर बुक में भी ये लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट को आप क्या मान लो, बोलो। लेकिन आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट? द इन्वेस्टमेंट व्हिच विल बी विद यू फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 12 मंथ्स। अब यहाँ 12 महीने तो नहीं ले सकते ना यार कैश इक्विवेलेंट के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी ऐसा थोड़ी ना कि 12 महीने, मान लो मैंने कोई 10 महीने तक का इन्वेस्टमेंट खरीद रखा, 12 महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑल्दो दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट बट दैट इज नॉट कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट के लिए बहुत कम समय चाहिए,
क्योंकि फ्लक्चुएशन अभी 12 महीने में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट अगर मैं बोलूं 3 महीने में तो शायद फ्लक्चुएशन कम हो। हालांकि अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन तो रातों रात हो सकता है, बट द टेन्योर विल बी लोअर, तो फ्लक्चुएशन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कम से कम होगी। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन एन एवरेज जनरली अजम्पशन लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 3 महीने। मैंने पहले भी बोला ये रूल में नहीं है, लॉ में नहीं है, कहीं किसी बुक में नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा, ये जनरल अजम्पशन है 3 महीने और सबको यूज करता है, ठीक है ना। तो अगर कोई सिक्योरिटीज 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्टेबल है तो हम इसे नाम क्या देंगे, कैश इक्विवेलेंट का नाम दे देंगे। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो कैश का पार्ट हो गया, बात खत्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस कैश का नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो शब्द यूज हुआ कैश उसका पार्ट, ठीक है ना, पक्की बात। तो इतनी बातें समझ में आ गई तो मुझे लगता है अब तो मीनिंग काफी हद तक क्लियर हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये जो मीनिंग आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये काफी हद तक क्लियर हो चुका है, आई होप। What is that? Cash flow statement is a statement which shows the inflows and outflows of cash and cash equivalent for a given period of time. And what is cash? Cash means cash in hand and cash in bank, and cash equivalent means highly liquid marketable securities which are ready to be converted into known amount of cash in a very short period of time, say 3 months. कोई दिक्कत याद तक? पक्का? Sure. चलो भाई, एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड होता है। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटीज में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, क्या आपका कुछ याद होना हो, ये याद रखना जरूरी है कि एक्टिविटीज का पहला एक्टिविटी क्या है, दूसरा investing activities, and what about third one, financing. ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज को आपको बनाना होगा। अब इनके बारे में जान लो कि ये क्या होती है, एक्टिविटीज के बारे में क्या है। What is operating activities? Exactly, day to day operations of business, ठीक है ना। तो डेली रूटीन लाइफ में यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस जो एक्टिविटीज करते हो, एग्जांपल दोगे कुछ, कुछ इजी एग्जांपल, मतलब ऐसा डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, एक तो कैश फ्लो की बात कर रहे हो और पहला एग्जांपल नॉन कैश ले रहे हो। हाँ ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट नॉन कैश भी तो है, तो ऐसे एग्जांपल में मजा भी आए। एग्जैक्टली, परचेज ऑफ गुड्स, तो सेल भी आ जाएगा, है ना, बोलो। और हाँ, यानी एक्सपेंसेज एंड इनकम, एक्सपेंसेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स है, इसके ध्यान से सुनना, ये सब एग्जांपल्स है। क्या एग्जांपल्स है बेटे, लाइक गुड्स खरीदना बेचना, तो मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। देखो, परचेज एंड सेल ऑफ क्या, गुड्स, एक्सपेंसेज और क्या,
इनकम्स एक्सेट्रा। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। डेटर से पेमेंट मिला, क्या होगा? ऑपरेटिंग। पक्का ना? अरे हाँ। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हाँ वो ऑपरेटिंग नहीं होगा। अच्छा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ क्या? फंड्स। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जैक्टली तो ऐसे बोल सकते हैं ना, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल दो। नहीं, और फिक्स्ड एसेट इसके अलावा बोलो ना। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। हाँ वो अच्छा इन्वेस्टमेंट, चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो तुम लोग जुगाड़ कर ले। ठीक है, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, हाँ है ना? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेटा तुम्हारा आ जाएगा करेंट एसेट्स जनरली। ठीक है ना? और इसमें अगर ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली तुम्हें मिलना नहीं है। या तो वो कैश इक्विवेलेंट में खत्म हो जाएगा, या तो चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज में खत्म हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है ना तुम्हारा करेंट इन्वेस्टमेंट, बोलो ना। तो फिर व्हाट अबाउट दिस वन? यहां बस वर्ड याद रखना, क्या? सोर्सेज ऑफ फंड्स। हालांकि बात बिल्कुल सही है, तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट को भी मैं यहाँ पे ले आऊंगा अगर उस हिसाब से क्वेश्चन मिला तो। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लाऊंगा अगर ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का ही रहा तो, बट इट डिपेंड्स कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से चलना है। किसी का काम ही मैं बताऊंगा, बस बच्चे वेट करो मैं सब बताऊंगा। वेट करो, मैं तुम्हारी बात पे आऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि उसका मजा तो अभी आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या होगा? शेयर्स इशू करना, रिडीम करना, डिबेंचर्स, है ना? बोलो भाई। लोन्स हो गया, बोरोइंग्स हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है ना? सोर्सेज ऑफ फंड्स क्लियर है, पक्की बात। और इस पे जाने वाला इंटरेस्ट वो भी यही आएगा, डिविडेंड यही आएगा। सो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें। अब देखो इस पे क्वेश्चन आपके पास अच्छा खासा बनेगा, तो इसलिए लिखने से ज्यादा मेरे बातों पे सुनने पे ध्यान देना, क्योंकि ये चीजें ना तुम्हारे को जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा से। कितना लिख पाओगे? ज्यादा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा तो तुम्हारा लिखा हुआ जो है वो गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट पेड, व्हाट इज दैट? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। Why so? Because you are paying interest either on debenture or loan, and debenture से पैसा लिया हो या लोन से, वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग का। तो उस पे जाने वाला इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ बैंक? बैंक के केस में क्यों? उनका तो डेली का काम है इंटरेस्ट लेना देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज विल बी योर इनकम, हाँ या ना? बट व्हाट अबाउट बैंक? उनका भी इनकम है, इनकम तो है ना, आपका भी इनकम इंटरेस्ट रिसीव, बैंक का भी क्या है? इनकम है। लेकिन आपका कौन सा नेचर का इनकम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग? ये बताओ। इन्वेस्टिंग, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ या ना? ये क्या है आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट व्हाट अबाउट बैंक? बैंक ने क्या कर रखा है? उसका डेली का काम है लोन देना, और उसी लोन पे डेली उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? ऑपरेटिंग। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? ऑपरेटिंग होगा, चाहे वो इंटरेस्ट पे किया हो चाहे इंटरेस्ट रिसीव किया हो। क्लियर है? लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट पेड क्या होगा? फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा? इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। अब ये आपसे क्वेश्चन घुमाया जाएगा, व्हाट अबाउट डिविडेंड? डिविडेंड क्या है आपके लिए? डिविडेंड पेड, एग्जैक्टली क्या है आपके लिए? फाइनेंसिंग। बैंक के लिए क्या है?
फाइनेंसिंग। अरे डिविडेंड तो वो भी अपने शेयर होल्डर को ही देगा ना। अब बोलो, समझे दोस्त, कहाँ कंफ्यूज किया जाता है आपको? इसलिए बोला थोड़ी देर वेट करो, मैं सब आऊंगा। डिविडेंड किसको देगा? बैंक किसको डिविडेंड देगा? और शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड दे रहा है ना। तो बैंक हो या नॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए डिविडेंड क्या होगा? बोलो। फाइनेंसिंग। क्लियर है? बोलो बेटा। सब सिंपल है ना। तो डिविडेंड के लिए थोड़ा सा अलग प्रिंसिपल चलता है, इंटरेस्ट के लिए अलग चलता है, ये याद रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल डिफरेंस। व्हाट अबाउट बाय बैक ऑफ शेयर? नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक यू नो, खुद के शेयर कंपनी खुद खरीद के कैंसिल कर देती है, तो शेयर ही तो है। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? फाइनेंसिंग, ठीक है ना, पक्की बात। इन्वेस्टमेंट, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है और उसने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग हो जाएगा, बिकॉज स्टॉक ब्रोकर का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, है ना। बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है, वरना जनरल जो होगा वो तो आपको वैसे भी पता है यार। जनरल वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां क्वेश्चन घुमा देगा वहां आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। केवल और केवल लिख देंगे कुछ ट्रांजैक्शंस। लास्ट वाले क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन बना, कुछ ट्रांजैक्शंस लिख दिया और उसके आगे बस आपको ये बताना है कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वेदर इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहाँ जाएगा आपको बस मेंशन करना है। तो यू नो ये 12th स्टैंडर्ड में भी आपने बहुत किया, तो वही लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता है कई बार आईसीआई के पेपर में। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बताइए जरा इनकम टैक्स के बारे में। व्हाट अबाउट इनकम टैक्स, वेदर व्हिच काइंड ऑफ एक्टिविटीज इट विल इट बी? नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहा हूँ, एक इनकम टैक्स क्या होगा? ऑपरेटिंग। श्योर, सोच लो, समझ लो, फिर जवाब दो। इनकम टैक्स कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है तुम। देखो या तो एकदम कॉन्फिडेंट हो, डाउट में हो तो लग रहा है ना डाउट है। देखो एज पर द रूल्स, अगर इसको इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में क्लासिफाई नहीं किया गया तो क्या है? सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ऑपरेटिंग। अगर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाना होगा तो क्वेश्चन उसमें स्पेसिफाई करेगा, ठीक है ना। अब बताओ मुझे कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5। कैन यू टेल मी द नेम? पक्का सबने बोला ना? ठीक है फिर नहीं, लास्ट में कोई ऐसा सेम ऐसे ही ऐसा वाला भी तो हो सकता है जैसे इसने बोला, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, if we are talking about income tax for in case of a business entity, तो which kind of tax is it? कौन से हेड की बात कर रहे हैं? पीजीबीपी है ना, पीजीबीपी, हाँ है ना। सो बिजनेस या प्रोफेशन का जो टैक्सेशन होता है, which kind of taxation, why they are paying taxation on, बेसिकली बताओ ना किस पे टैक्स भरते वो? इनकम, प्रॉफिट। अब तुम ठीक है, प्रॉफिट को भी इनकम बोला गया, कहाँ पे बोला गया? इनकम टैक्स में, बट अकाउंटिंग में प्रॉफिट को प्रॉफिट, इनकम को इनकम तो बोलोगे ना यार। तो किस पे टैक्स भरते हैं पीजीबीपी हेड में? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट ऑपरेटिंग में होता है या नॉन ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग के अलावा कहीं और तो नहीं होता मुझे लगता, प्रॉफिट पे ऑपरेटिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इफ जनरली क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट इनकम टैक्स, तो क्या बोलोगे? वो ऑपरेटिंग का है, खत्म बात, ठीक है ना। इनकम टैक्स वर्ड यूज होता है इन जनरल, तो हम मान लेंगे पीजीबीपी टैक्स की बात कर रहा हूं, क्या है वो? ऑपरेटिंग। व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? श्योर, शॉर्ट टर्म कैपिटल, हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंड्स ना। सर व्हाट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? फॉरगेट अबाउट दैट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट? कैपिटल गेन करा? हाँ चल रहा है, अरे वाह, कल मैसेज तो देखा मैंने ग्रुप में। What is short-term capital asset? Sir, within the period specified. What is the time period specified? 24 months.
जोर से बोलो। ये जस्ट अ सेकंड। एनीवन, कोई कौन बोल रहा है? बोलेगा कोई clearly? I'm just asking about what is the time period for short term capital asset and long term capital asset. आज तो टेस्ट भी है ना तुम लोगों का उसी टॉपिक का, जितना कवर हुआ। तो बताओ ना, कोई कौन बता रहा है? प्राची बताओ। 3 कैटेगरी। हाँ, पहली कैटेगरी बताओ। 24 months है और फिर उसके ऊपर चला है, ठीक है। और दूसरा 12 months, 24 months और 36 months। ठीक है। कहाँ बताया गया ये? इनकम टैक्स एक्ट में, कि अगर वो है 12 और 24 और 36, 3 कैटेगरी है ना। अकाउंटिंग में कोई भी एसेट 12 महीने बिता दिया तो वो क्या हो गया? तो इज देयर एनी शॉर्ट टर्म, है ना अकाउंटिंग में? बोलो सर। कैपिटल गेन टैक्स जो आप भर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, उसको भी आपको कहां ले जाना है? ठीक है ना। इन जनरल इफ वी आर गेटिंग दैट कि इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ टैक्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल वो छोड़ दो, वो तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। वो तो टाइम पीरियड रहा ना कि आपने होल्ड किया है ना, होल्डिंग पीरियड है। बट द नेचर ऑफ एसेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट? इट कंप्राइजेस वो एक्सक्लूड होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट? व्हाट इज द सेक्शन जहां पे कैपिटल गेन कैपिटल एसेट डिफाइंड है? सेक्शन 2 बहुत अच्छे बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई एम जस्ट इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा भाई के पास। सर 14 ना वो तो चीटिंग कर ही रहे हो, देख रहा हूं मैं। सर सेकंड टाइम से बोला फिर चेक किया तो फिर 14 तो 2-3 तो सेक्शन तुमने बोले कि एग्जाम में 2 एक ही बार में ऐड करना है ना। सर उसने नहीं पढ़ाया 2-3। तो फिर वो अच्छा 2-3 क्या मतलब? ऐसा थोड़ी ना बोला कि ऐसे तुक्का मारते रहना, कभी गलत कभी सही हो जाए, ऐसा नहीं करने का ना, ठीक है ना। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी है ना, तो डेफिनेशन में क्या इंक्लूड करा जाता है बेटा जनरली? कुछ बेसिक बता दो, पूरा नहीं पूछना, चलो जाने दो, मैं तुम्हारे साथ इतना ट्रस्ट नहीं करता। मुझे पता है ये चीज कि ऐसा होता है कि सर कि हम कितना भी पढ़ लेना, जब एग्जाम क्लियर हो जाता तो हम बोलते तैयारी अच्छी थी, जब एग्जाम क्लियर नहीं होता तैयारी खराब थी, यही होता है। तो वो तो कभी कंप्लीट नहीं होती, आप हमेशा गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक तो पता होगा ना, कि कुछ चीजों का नाम तो पता होगा, क्या क्या होगा जो इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूडेड नहीं, जो इंक्लूड होते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहते हैं। एंड अकाउंटिंग में उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? तो बस सिंपल समझो ना यार। शॉर्ट भाई का जवाब देना जरूरी था क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली बात कर रहा था। जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंटिंग में, दोनों के दोनों किसके ऊपर लगे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट यानी फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज हुए हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या तुम्हारा करंट एसेट का पार्ट हुआ कभी? मतलब बताओ, ऑपरेटिंग में जाने लायक है? तो दोस्त कंफ्यूज मत हो ना, टैक्सेशन का एक्सेप्शन है टैक्सेशन, वहां तो बहुत सी चीजें एक्सेप्शनली लिखी गई है कि यहाँ पे आपको ये मानना है, हाँ या ना? बोलो, वहां तो अजम्पशन है ना कई चीजों का। इनफैक्ट ये जो 12 महीने 24 महीने 36 महीने ये सब क्या है? अजम्पशन, मतलब ये रूल्स है ना, वो स्पेसिफिकली आपको क्लियर करने के लिए बनाए गए। इसका ये मतलब नहीं उसके बेसिस पे हमारा अकाउंटिंग बदल जाएगा। अकाउंटिंग में 12 महीने के अंदर जो चीज है वो क्या है? करंट एसेट। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है 12 महीने के अंदर, ये नहीं बोला गया कि 12 महीने के अंदर बेच दिया तो वो करंट एसेट हो जाएगा, नहीं। 12 महीने के अंदर बेच दिया वो करंट एसेट नहीं होगा। जब आपने खरीदा था तो आपका इंटेंशन क्या था कि वो फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है, वहां डिसाइड होता है। अकाउंटिंग में करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट कहां डिसाइड होता है? एट द पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द एसेट, जब खरीदा था एसेट या बनाया था एसेट। अब अगर आपने बेचने के लिए बनाया था तो क्या था? वो करंट एसेट। बाद में नहीं बेचा, क्या होगा? वो जब अकाउंटिंग करोगे तो क्या मानकर करोगे उस टाइम पे? शुरू में करंट एसेट। अच्छा, जब खरीदा था आपने, मान लो कार खरीदी, व्हाट इज दैट? करंट एसेट। कार खरीदी, क्या होगा? लेकिन उस कार में 2 महीने बाद मजा नहीं आ रहा, बेच दिया, क्या होगा? क्या बेचा? फिक्स्ड एसेट बेचा मेरे दोस्त। क्या बेचा? फिक्स्ड एसेट बेचा। समझ में आई बात?
ऐसे ये थोड़ी ना बोलेंगे 2 महीने में बेच दिया तो यार तो शॉर्ट टर्म हो गया, नहीं यार, जब आपने खरीदा था, जब आपने बनाया था तो उस टाइम इंटेंशन क्या था, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट, दैट मैटर्स, ठीक है ना। तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर रहे हो वो यहाँ अकाउंटिंग में अप्लाई नहीं होता। एनी काइंड ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेशन विल बी व्हिच काइंड ऑफ एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज यू आर जस्ट सेलिंग योर एसेट, कैपिटल एसेट बेच रहे हो और वहां से पैसे आ रहे हैं, उस पर टैक्स जा रहा है, ठीक है ना। कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग। व्हाट अबाउट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अभी पढ़े नहीं होंगे शायद, वहां तक पहुंचे नहीं होंगे, कैपिटल गेन अगर कंप्लीट नहीं होगा सेट पढ़ लिया वो, अभी आगे आएगा सिक्योरिटी सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड ऑल, ये भी नहीं पढ़ा होगा, आएगा मुझे पता है बेटा, तभी मैं पूछ रहा था कि अभी रनिंग है ना। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये नाम तो आपको लग गया होगा ना समझ के, क्या होगा, फाइनेंस, है ना, कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, फाइनेंसिंग कैसे। You are selling your investment again. You are selling your investment again by paying securities transaction tax. Again वो इन्वेस्टिंग, कंफ्यूज मत हो यार, तुम लोग शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज को क्या इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं रखते, अरे बोलो ना यार, तुम्हारी कंपनी के शेयर डिबेंचर होंगे तब वो तुम्हारे क्या होंगे, फाइनेंसिंग के होंगे, लेकिन किसी और की कंपनी के शेयर डिबेंचर तुमने रखे एज एन इन्वेस्टमेंट और उसको बेच रहे हो और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हो, तो वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, ठीक है, बोलो। मतलब आप देखो टैक्सेशन में आप परेशान मत हो, टैक्सेशन में जो लॉजिक है वो आपको वहीं पे रहेगा, यहाँ पे आपको सिंपलीफाई अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर के हिसाब से उसको समझना है। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ दैट इज इनकम टैक्स, अब देखो मैं सिंपल बताता हूँ, इतना ज्यादा तुमसे एनालिसिस करा लेना, आईसीआई की भी हिम्मत नहीं है इतनी, आईसीआई इतना कुछ नहीं कराता, ये तो मैं करा रहा हूँ, अलग बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कभी आईसीआई ने इतनी हिम्मत दिखाई तो तुम पीछे मत हटना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा अबाउट इनकम टैक्स, व्हाट इज दैट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। अबाउट कैपिटल गेन टैक्सेशन, व्हाट इज द एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग में क्या आ सकता है फिर, कौन सा टैक्स, बोलो, एक था उसको तो हटा ही दिया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, बोले नाम तो सुना होगा, डिविडेंड पे करते थे ना पहले, तो कंपनी उस पर टैक्स भी भरती थी, है ना, तो वो कौन सी एक्टिविटी में जाता है, वो फाइनेंस, बट वो अभी वो खत्म है, ठीक है ना। और भी सर मैं कौन सा टैक्सेशन का लिस्ट लेके बैठा हूं कि सारी लिस्ट यही गिना दूंगा, तुम्हें अब समझा दिया ना कैसे आइडेंटिफाई करना है, नेचर ऑफ एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए बस पहले बेस देखो किस पे चार्ज हो रहा है वो टैक्स, बेस देखो किस पे चार्ज हो रहा है, प्रॉफिट पे चार्ज हो रहा है, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग। कैपिटल एसेट बेचा है, अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट बेच दिया तूने, क्या होगा, और अगर कोई ऐसा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड उस पे लगा टैक्स, तो जहां बेस होगा वहां टैक्स भी जाएगा, बस याद रखना। इन जनरल कहां जाता है, ऑपरेटिंग, क्लियर है। वन मोर थिंग, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखना, ठीक है ना, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखना, किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट वगैरह के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, है ना, पक्की बात। तो ये आपका है एक्टिविटीज के लिए, मुझे लगता है ये भी सिंपल होगा, समझ में आएगा, ठीक है। इतना ये जितना बताया ना, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बट हो सकता है, दैट इज नॉट फॉर श्योर कि इतना ही आएगा, हो सकता है तुम्हारा एग्जाम में केवल 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि कई बार आया मैं बता रहा हूं, और वो केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज पूछे, तो शायद आज की इतनी ही क्लास से तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि बेटा कॉन्फिडेंट रहो, अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करो, बाकी रिजल्ट अपने आप सही हो जाते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है ना, बच्चे 2-3 चैप्टर नहीं कर पाए, या कोई रीजन था रिवीजन नहीं कर पाए, हो सकता है ना ऐसा, लास्ट मोमेंट रिवीजन का टाइम नहीं मिला या 2-3 चैप्टर छोड़ गया। अब पूरा टाइम जब भी पेपर आएगा सामने, वो 2-3 चैप्टर जब तक घर से निकलेंगे एग्जामिनेशन होता जाएंगे, पूरे टाइम 2 ही 3 पेपर, 2 ही वो 3 चैप्टर के बारे में सोचेंगे, बाकी जो 8-10 कर रखा उसके बारे में कभी दिमाग लगाएंगे नहीं, और फिर होता है क्या, पेपर खराब। हाँ हो सकता है वो 2-3 चैप्टर से तुम्हारा 20 नंबर 40 नंबर का पेपर आ गया, 60 नंबर तो था ना, उसके बारे में तो सोचेंगे। एक चैप्टर नहीं आता या नहीं किया, नहीं रिवाइज कर पाए, तो उसके बारे में पूरी जिंदगी सोच रहे हैं, और जो बाकी चैप्टर्स कर लिए उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, है ना, बोलो भाई।
सो एग्जैक्टली रिजल्ट वही काउंट हो जाता है जब आप प्रिपरेशन करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो ना, रिजल्ट वही बन गया आपका। आपकी सोच आपका रिजल्ट डेवलप करके बैठी हुई है। अगर आप केवल उस चीजों पे, जैसे अभी क्या होता है क्लास में बैठे, यार अभी तो ये रहता है ये रहता है, आप वो छोड़ो, जो हो चुका है उसको तैयार कर लिया, आप उस पे फोकस करो, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको पास कौन कराया, जो हो गया है, जो रहता वो पास नहीं कराता अभी, ऑब्वियसली। एंड हु इज गोइंग टू गेट 800 आउट ऑफ 800 या 400 आउट ऑफ 400 मार्क्स? कोई पाएगा 400 में 400? आज तक आया? उम्मीद है? सीए है मेरे दोस्त, है ना। बीए में नहीं आया, सीए की तो बात ही छोड़, है ना। 400 में 400 मजाक चल रहा है ना। आईसीआई भी तो बैठा होगा डंडा लेके, अच्छा आओ अभी 400 देता हूं। सिंपल समझो कि 400 में 400 तो नहीं आने ना। तो कभी एक आध चैप्टर में अगर तुम्हें दिक्कत है तो ये थोड़े दिमाग में बैठा लेंगे यार अब तो मैं फेल। मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसा होता है हर सब्जेक्ट में एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो तुम्हें टेंशन देंगे। यार इतना बड़ा काम करने निकलोगे तो जिंदगी में हर कदम पे आसानी थोड़ी ना मिलेगी, कभी मुसीबत भी मिलेगी। हो सकता है मुसीबत लड़ने लायक, हो सकता है मुसीबत तुमसे ज्यादा हावी हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ना है। कुछ हो सकता है कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जाए, एक आध चैप्टर ऐसे मिल जाए। हाँ अब ऐसा 50% से ज्यादा सिलेबस ही ऐसा है कि नहीं आ रहा है, तब तो फिर गड़बड़ है। और कभी एक आध चैप्टर में दिक्कत आती है, उसको लेके बैठ गए, बाकी सब छोड़ दिया, पास हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होती। वो आपकी सोच वही रिजल्ट बना देगी बेटा। तो प्रिपरेशन के टाइम पे इस चीज पे फोकस करो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैंने क्या बोला, देखो हो सकता है तुम्हें पूरे चैप्टर में और कुछ यूज ही ना करना पड़े एग्जाम में। हो सकता है क्वेश्चन इतने से ही सॉल्व हो जाए जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। आ सकता है ना 5 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा, फिर ये इतना ही लिखा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बस इतने से क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब क्या, आप एग्जाम में जब निकलेंगे यार पूरी पढ़ाई वेस्ट हो गई, इतना कुछ पढ़ के आए थे आया ही नहीं। अरे नहीं है, जो आया वो तो करो ना, बस सिंपल ना। ये चीज होती है बेटा। प्रिपरेशन के टाइम हमेशा याद रखो पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे तभी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, वरना वही होता माइंडसेट इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट। नेगेटिव माइंडसेट नेगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव रिजल्ट। यानी मुझे बताने की जरूरत नहीं, लॉट ऑफ टाइम तुम लोगों ने अपने साथ अपने दोस्तों को भी या खुद को भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता प्रिपरेशन नहीं हो पाती फिर भी रिजल्ट अच्छा आ जाता, क्योंकि पेपर जो सामने पड़ता उसमें मैक्सिमम चीजें पड़ी हुई होती, बस केवल माइंडसेट ठीक था। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि देखा होगा कि कुछ ऐसे होते जो इधर उधर घूमते घामते रहते लेकिन एकदम पॉजिटिव माइंडसेट की, यार होने के लिए तो कुछ है नहीं, 4 दिन मेहनत कर देते पेपर दे देते हैं, ऐसे भी पास भी हो गए कई बार। एक्सेप्शन है लेकिन हो जाते ना, ओनली बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। ये थोड़ी ना था उन्होंने 4 दिन जो पढ़ाई करी किस बेस पे पढ़ाई करी, चल 4 दिन जी जान से लग जाते हैं, फेल तो मैं पहले से ही हूं तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं। तो जिम्बाब्वे ने हराया ना पाकिस्तान को, कैसे हराया, इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर। तुम्हें लगता है जिम्बाब्वे की बॉलिंग इतनी अच्छी है और बैटिंग इतनी अच्छी है, और पाकिस्तान की बॉलिंग तो चलो फिर भी ठीक करी थी, 130 रन कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, बट व्हाट हैपेंड, जिम्बाब्वे की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उसने 129 रन, मतलब 1 रन पहले रोक दिया उनको। और इंडिया बेटर देन जिम्बाब्वे और नॉट, बोलो। और जीतने में क्या लगा था उसी पाकिस्तान के खिलाफ, हालत खराब हो गई थी ना इनकी भी। 2 मिनट के लिए किसको किसको लगा था, तो गए मैक्सिमम को लगा था यार। वो जब भी दिनेश कार्तिक आउट हुआ तो 1 बॉल पे 2 रन, अभी लगता था अश्विन के बस की बात थी। टच भी नहीं हो गया जब भी 3 ओवर में 48 के आसपास रन, 50 के आसपास 48 रन, 3 ओवर बंद, और वही लगभग 3 ओवर में 48 के आसपास रन चाहिए थे। बताओ पॉसिबल होता है जनरली? Do you remember another match that was with Bangladesh Asia Cup? ऐसा नहीं, नेहा दास कप ऐसा कुछ था, बांग्लादेश ऐसा कुछ था, और वो T20 का ही था। दिनेश कार्तिक 2 ओवर में 32 रन के आसपास ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसा कुछ 5 रन चाहिए, हाँ वही कुछ ऐसे कुछ था, बना था
एक्सपेक्टेड था क्या उस टाइम पे? भाई सबने टीवी भी बंद कर लिए थे। वो कोई जुनून रहा होगा जिसको ना क्रिकेट का शौक होता ना कि भले हारेंगे तो हम तो टेस्ट मैच भी देखते ये भी देखेंगे, वही वाले टीवी खोल के बैठे थे। वरना इंडिया तो हारी थी उस मैच में, और 15 मिनट बाद न्यूज क्या आया? जीत गए। ओनली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। कोई अगर दूसरी टीम होती बेटा, कोई दूसरी टीम होती, वो हार क्यों गए? वो हार इसलिए गए क्योंकि वहां पे उनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया था। They were just feeling like यार बचा लो किसी तरह मैच को सुपर ओवर में। अरे जीतने की कोशिश नहीं करी ना इन्होंने, नहीं करी कोशिश। जिस हिसाब से उनके बैट पे बॉल आई, बॉल तो बड़ी सिंपल थी, बैट से लग ही नहीं रही है। तो पॉजिटिव माइंड से। अब पाकिस्तान को हराना किस बेसिस पे हराया था उसने? वो बॉलर जो था वो कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं था, इतना नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने। मैं तो नाम भी भूल गया कौन था वो, मेरे को पता भी नहीं नाम क्या था। बट देख लो लास्ट एक बॉल पे, मतलब लास्ट ओवर में जिस हिसाब से उसने इनफैक्ट छक्का भी खाया था उस ओवर में, फिर भी उसने बचा लिया मैच को, 1 रन बचा लिया। सो दैट इज द माइंडसेट बेटा, कि जब आपके पास खोने के लिए, अब जिम्बाब्वे हार जाती तो कितने लोग जिम्बाब्वे की बेइज्जती करते बताओ? कोई नहीं करता, क्योंकि वो पहले से मैच शुरू होने से पहले क्या था? अरे पाकिस्तान तो जीत ही लेगा। अब ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान ने क्या किया देख लो, अब कराची का टिकट कराएंगे, है ना, कुछ दिन बाद पहुंचेंगे कराची में। तो मुद्दा ये है बेटा कि जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, आज आपके पास पाने खोने के लिए कुछ नहीं है, ये समझ लो ना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तभी कुछ वैल्यू, अदरवाइज बर्बाद ही है ना जिंदगी इतने दिन की। तो जब खोने के लिए कुछ नहीं तो एक ही चीज होना चाहिए, क्या? पाने की इच्छा। और वही जब मिलेगी ना, जब इच्छा आपकी पाने की होगी, तब आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, ये याद रखना। सो ऐसा दिमाग में मत बैठा ना। जैसे मैं एक दो बच्चे, जैसे इसने भी मेरे से बोला था इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कतें बेटा हमेशा आएंगी जिंदगी में। आपको हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, एंड दैट विल बी योर पॉजिटिव माइंडसेट दैट इज गोइंग टू प्रूव योरसेल्फ। ठीक है ना? तो दिमाग में ये सब निकाल के बैठो कि ऐसा, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी ऐसा नहीं होता बिना किए हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल जो दिया कि वो ग्राउंड पे उतरा तो बॉलिंग तो की ना अच्छी, और पाकिस्तान वाले ने वाइड और नो बॉल दे देकर हमें जितवा दिया, है ना? दिया नहीं दिया? और इसके ओवर में ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ? बस दैट इज द पॉजिटिव माइंडसेट कि भाई तुम मारो जितना मार सकते, तो हारे तो हम ही, हम कौन से बहुत बड़े तोप हैं, हारे तो हम, तुम मारो, लेकिन हम इधर उधर नहीं गेंद डालेंगे। और पाकिस्तान वाले ने क्या सोचा था? भैया कोहली है, कहीं भी फेंकूंगा मारेगा, इससे दूर फेंको, इसके चक्कर में कहीं नो बॉल कहीं वाइड जा रहा था। तो दिक्कत ये होती है बेटा, माइंडसेट की बात होती है। हालांकि अगर यही पुराना कोई बॉलर होता ना पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस्ड है, तो शायद मैच इंडिया के हाथ से निकला था। वो तो नया वही कुछ अभी कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हुए हैं सभी पाकिस्तानी, तो इनको क्या बोलूं मैं। ठीक है, माइंडसेट की बात है। तुमने देखा होगा बॉलिंग करते वक्त उसका एटीट्यूड, उसका बॉलिंग करते वक्त एटीट्यूड देखा होगा, उसके माइंडसेट में था उसको गेंद दूर रखनी थी बैट से। और जब गेंद दूर रखोगे तो या तो दूर रखने के चक्कर में वाइड होना ही होना है। और यहाँ पे जब तुमने ये देखा कि नया, मतलब ये भी कोई ऐसा गहरा बॉलर नहीं था, बट इसने क्या डिसाइड किया, तुम मारो चाहे जो मारो, मैच तो वैसे ही आ रहे हैं, बस बॉलिंग सही रखेंगे। एंड एवरी टाइम दैट हैपेंस। एक्सेप्शन नहीं होता कि वैसे में मैच आ जाए। कई बार तो 4-4, 5-5 रन भी बचाए ना फाइनल ओवर में। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता बेटा। लास्ट में तुम्हारे पास यही है कि खोना के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जो है तुम अचीव कर सकते हो, पा सकते हो, और बस वही इच्छा चाहिए। ठीक है, इतना जो है ना, मैंने बोला तो ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि चैप्टर का अभी टाइम थोड़ा सा कम मिला था आज। तो स्क्रीनशॉट शायद दे दिया, भेज दिया होगा, इसका नहीं, उसका दे चुकी, भेज देगी, भेज दो बेटा। ठीक है ना? तो याद रखना इस चीज को, और पढ़ाई पे फोकस शुरू कर दो, क्योंकि दिवाली खत्म, सब कुछ खत्म, अब तुम्हारा बस एग्जाम है आगे। होली नहीं आएगी आपकी जिंदगी में, याद रखना। अभी होली के चक्कर में मत पड़ जाना, होली की छुट्टी कुछ नहीं, उस टाइम आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगले जस्ट कुछ दिनों बाद आपके एग्जाम्स होंगे। तो ये आपकी लास्ट छुट्टी थी जो लंबी मिल गई। अब इसके बाद कोई छुट्टी की उम्मीद मत रखना कि इतनी लंबी चौड़ी छुट्टी मिलेगी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ नहीं। ठीक है ना? तो आज तो सैटरडे, नेक्स्ट मंडे से बैक टू द बिजनेस, यानी कि सारी चीजें पॉजिटिवली अभी लेकर चलनी है आपको। ओके, तो जस्ट आई एम एंडिंग द क्लास इसी पे।